उसका दोबारा सामने आना सिर्फ वैम्पायर में बदलना नहीं था, बल्कि एक बेहतर हालात में उठना था। नए तरीके से जिंदा किए गए नाइट ने फौरन ही फैसला सुनाना शुरू कर दिया, उस नौजवान शख्स को बद्दीन, ब्लास्फीमर बताकर। माहौल फिर बदला। एक बहुत बड़ा जानवर, क्रीचर, यूजीन से जबरदस्त टक्कर ले रहा था। डरे हुए गैर मुकाबलेई लोग इधर उधर भाग गए, जल्दी समझ गए कि उस जानवर को उनकी मौत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ यूजीन पर था। ये टक्कर बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। हर एक हरकत से आसपास के इलाके में थरथराहट हो रही थी। यूजीन पूरा ध्यान लगाए हुए था। उसकी सिर्फ यही वजह थी कि वो बेगुनाह लोगों की जान बचा सके। उस मुश्किल वक्त में उसका सिर्फ यही मकसद था। उसके शिकारी पंजे, क्लॉज, जानवर की सख्त खाल को ऐसे काट रहे थे जैसे वो कोई नरम कागज हो। हर वार सोच समझकर और बेरहम था। उसने जानबूझकर उस आंख पर हमला किया जिस वजह से वो जानवर कब्जे में था, और लगातार नुकसान पहुंचाया। एक दर्दनाक चीख उस मॉन्स्टर से निकली, जिसने आखिरकार देखने वालों को बताया कि कोई रक्षक, डिफेंडर उस जालिम से लड़ रहा है। करीब से देखने पर उन्होंने एक नाइट को पहचाना, जो गहरे अंधेरे वाली प्लेट में लिपटा था। उसकी आंखों में गहरा सुर्ख रंग चमक रहा था। उन्हें जल्दी समझ आ गया, ये सर यूजीन थे, वो आदमी जो उनके शहर को महफूज करने आया था। शुरू की राहत की फीलिंग फौरन ही पूरी खुशी में बदल गई, इस यकीन पर कि अब वो महफूज हैं। लोगों में सिर्फ यकीन से ज्यादा अब इज्जत पैदा हो गई थी। कुछ लोग तो उन्हें सिर्फ नाइट नहीं, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए भेजा गया कोई रब्बानी, डिवाइन फरिश्ता समझने लगे। जैसे ही ये यकीन फैला, पुरानी पेशंगोइयों की बातें होने लगीं, जिस वजह से बहुतों ने ये नतीजा निकाला कि वो एक लंबे वक्त से इंतजार किए जा रहे मसीहा को देख रहे हैं। ध्यान फिर से चल रहे मुकाबले पर गया। यूजीन की हरकतें पूरी तरह से असरदार थीं। वो लगातार उस खराब आंख पर वार कर रहा था, जानता था कि वही उस मॉन्स्टर की कमजोरी है। उसने अपने पंजे बढ़ाए और उन्हें उस बड़े घोले में पूरा घुसा दिया। खूनी मादा जोर से उछला जब शैतानी असर कम होने लगा और जानवर की ताकत तेजी से खत्म हो गई। जब वो अजीमुल शान जानवर आखिरकार गिर गया, यूजीन एकदम मुस्तकिम और पुरसुकून खड़ा रहा। उस बड़े जानवर को हराने के बाद इंसानी देखने वालों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। यूजीन ने अपने कमांडिंग पोजीशन को कायम रखा, आसपास के मलबे के बीच पुरएतमाद खड़ा रहा। एक दूसरी जगह पर उस कल्ट के मानने वाले पूरी तरह से मायूसी में डूब चुके थे। उस नौजवान बद्दीन के हाथों के इर्द गिर्द की आग कम हो गई और मानने वाले हैरान रह गए जब उन्हें समझ आया कि उनके देवता, डिएटी को उसकी जबरदस्त ताकत के बावजूद हरा दिया गया था। लुगैटेस, जो उस ग्रुप का सरदार था, ने बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस की जब उसकी हासिल की गई सुपरनैचुरल शक्तियां वापस चली गईं। एक गहरे आने वाले खतरे का एहसास उस कल्ट में छा गया, जिससे बड़े पैमाने पर हिस्टीरिया फैल गया। लुगैटेस ने हार को मानने से इनकार कर दिया और बेचैनी में उस झूठे यकीन को कायम रखा कि उसे रब्बानी सिफातें मिली हैं और वो आने वाले जमाने का खुद को भगवान बनाएगा। लेकिन गैलफ्रेडिक पहले से ही उसके सामने खड़ा था और उसका वजूद ही गैलफ्रेडिक को पूरी तरह से बेबस, इम्पोर्टेंट करने के लिए काफी था। जब लुगैटेस ने हमला करने की कोशिश की, गैलफ्रेडिक ने बिना किसी कोशिश के हथियार को रोक लिया और फौरन ही तलवार ब्लेड को तोड़ दिया, जबकि उस कल्ट के सरदार को बहुत नफरत भरी नजर से देखा। वो पल भर की ताकत गायब हो चुकी थी। जब उनका भगवान मर चुका था तो कोई भी ताकत उस मुर्तद हेरेटिक की पोजीशन को मजबूत नहीं कर सकती थी। लुगैटेस ताकत के इस बड़े फर्क को समझने की कोशिश कर रहा था और जोर से सोच रहा था कि क्या गैलफ्रेडिक के पास हमेशा से ही ऐसी जबरदस्त सलाहियत थी। ठीक तभी यूजीन वापस आया, जो उस बड़ी आंख वाले जानवर को हरा चुका था। गैलफ्रेडिक अपने मास्टर की तरफ घूमा, हिदायत, डायरेक्टिव्स का इंतजार करते हुए। बगैर किसी रुकने या रहम के यूजीन ने कल्ट के लोगों को पूरी तरह से खत्म करने का हुक्म दिया। वहां रुकने की बेफायदगी को समझते हुए लुगैटेस ने भागने की कोशिश की, हालांकि वो हालात की सच्चाई को समझ नहीं पा रहा था। उसकी घबराहट भरी कोशिशें बेअसर थीं। गैलफ्रेडिक फौरन ही उसके करीब पहुंच गया, नरम तरीके से रास्ता रोककर उसके सामने पुरसुकून खड़ा हो गया। नजदीकी खतरे के बावजूद लुगैटेस अपने बेयकीनी की हालत में बना रहा, उस उल्टी सोच से चिपका रहा कि असल खतरा वो नहीं था और यूजीन और गैलफ्रेडिक ऐसी ताकतें थीं जो इंसानी समझ से ऊपर थीं। उसकी किस्मत तय हो चुकी थी, इससे पहले कि उसका जहनी उतार और गहरा हो पाता। नतीजों की खबर एवरग्रीन स्टेट के इलाके में तेजी से फैल गई। जब दहशत खत्म हुई तो उस लड़ाई की खबरें हर जगह फैल गईं। यूजीन को एक चैंपियन के तौर पर सराहा गया, जो गैलफ्रेडिक के साथ खड़ा था। अपने सफरों के दौरान लोगों के जुलूस ने उन्हें शानदार खिराजे तहसीन, ट्रिब्यूट्स और फूलों की बरसात से नवाजा।
ये आवामी मोहब्बत यूजीन के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। सिर्फ एक ही चीज़ उसके लिए ज़रूरी थी, वो थी गैल्फ्रेडिक का कामयाब तरीके से दोबारा जिंदा होना। ये कामयाबी अपने आप में उसके उठाए हुए हर दर्द, हार्डशिप को सही साबित करती थी। मंजर घुल गया जब अंधेरा छा गया। अगली सुबह शुरू हुई जब गैल्फ्रेडिक ने साफ नाराजगी दिखाई, क्योंकि लिक्विड लगातार उसके चेहरे पर पड़ रहा था। उस परेशानी की वजह मेरियन, वाटर स्पिरिट थी, जो जोर जोर से गैल्फ्रेडिक के उस बड़े जानवरों से जलने से बाल बाल बचने पर अपनी तकलीफ बता रही थी। पूरी तरह से हैरान, गैल्फ्रेडिक ने पूछा कि ये छोटी सी चीज, एंटिटी, कौन है जो इतना शोर मचा रही है। यूजीन, जिसे ये हालत मजेदार लगी, ने बताया कि गैल्फ्रेडिक आखिरकार उसकी मौजूदगी को महसूस कर पा रहा है, और ये साफ किया कि मेरियन हमेशा उसके साथ होती है। मेरियन ने गुस्से से जवाब दिया, जोर देकर कहा कि वो एक जबरदस्त वाटर स्पिरिट है। उसके थोड़ी देर बाद ही साइरेनोर भी मेरियन को साफ तरीके से महसूस कर पाया। वो स्पिरिट फक्र से बोलने लगी कि वो यूजीन की सबसे पहली कॉन्ट्रैक्टर है, इसलिए बाकी सब उसके नीचे हैं उस सख्त चेन ऑफ कमांड में। उसके खुद की तारीफ, सेल्फ एग्रेंटाइजमेंट पूरी होने से पहले यूजीन ने बीच में बोल दिया, ये मानते हुए कि उसकी फिजूल की बकबक के बावजूद वो काम की चीज है, ऑपरेशनल यूटिलिटी। उनकी मेरियन को महसूस करने की नई सलाहियत की वजह साफ थी, यूजीन के साथ उनकी लंबे वक्त की नजदीकी। क्योंकि साइरेनोर वैम्पायर्स के अटेंडेंट के तौर पर काम करता है और गैल्फ्रेडिक को यूजीन का वैसल बना दिया गया है, तो ये बदलाव एक्सपेक्टेड था। यूजीन ने गैल्फ्रेडिक को बताया कि अब उसे जानवरों के खून पर गुजारा करना होगा। यहाँ तक कि यूजीन को भी कभी कभी मॉन्स्टर का खून पीना पड़ता है, हालांकि उसकी मिकदार, रेगुलरिटी उसकी पावर लेवल के हिसाब से बदलती रहती है। गैल्फ्रेडिक ने अपने जिस्म को गौर से देखा, ये देखते हुए कि उसके जिस्मानी एहसास कितने ज्यादा बदल चुके थे। उसने ये सवाल किया कि क्या वैम्पिरिज्म वाली जिंदगी में सूरज की रोशनी से सख्ती से दूर रहना जरूरी है। बिना सोचे समझे गैल्फ्रेडिक फौरन सूरज की किरणों में चला गया ताकि वो खुद जांच कर सके। साइरेनोर और मेरियन बुरी तरह से हैरान रह गए, इस हरकत को बहुत बेअक्ली वाली समझते हुए। यूजीन, हैरानी की बात है, उस हरकत से नहीं चौंकना हुआ, बल्कि नतीजे से। गैल्फ्रेडिक पूरी तरह से महफूज था। साइरेनोर ने ठहरे हुए सुकून, कंपोजर के साथ समझाया कि यूजीन एक ओरिजिन वैम्पायर का दर्जा रखता है। उसने साफ किया कि सिर्फ कमजोर किस्म के वैम्पायर्स ही सूरज की रोशनी से जख्मी होते हैं। ओरिजिन वैम्पायर सबसे ऊपर होते हैं और उन पर इसका कोई असर नहीं होता। क्योंकि गैल्फ्रेडिक भी एक ओरिजिन वैसल बन चुका था, यही इम्यूनिटी उसे भी मिली थी। यूजीन ने इस बात की तस्दीक करने का फैसला किया और वो खुद भी रोशनी में चला गया। उसकी गहरी चिलके वाली खाल, डर्मल लेयर कम हो गई और उसे समझ आया कि सूरज ने तो उसे कभी कोई खतरा दिया ही नहीं था। इस डिस्कवरी ने यूजीन में आमकपन का एहसास पैदा कर दिया, क्योंकि वो इतने लंबे वक्त तक एक ऐसे खतरे से बच रहा था जो था ही नहीं। गैल्फ्रेडिक को यह हकीकत मजेदार लगी। वो जहन में यूजीन के पुराने मामूल और दिन के वक्त की हरकतों से अचानक दूर रहने को याद कर रहा था। पिछली सब उलझनें हल हो चुकी थीं। गैल्फ्रेडिक ने सीधे यूजीन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि वो उसका नाम नहीं ले पा रहा था। सिरानोर ने वजाहत की कि एक मातहत को उस वैम्पायर का नाम लेने की इजाजत नहीं है जिसका खून उसने कबूल किया है। नतीजतन यूजीन को अब से मास्टर कहकर पुकारा जाएगा। गैल्फ्रेडिक ने इस हुक्म को थकाने वाला और बेतुका समझा, ये कहते हुए कि दोस्ती का रिश्ता ऐसी रस्मी पाबंदियों से ऊपर होना चाहिए। सिरानोर ने इस बात पर जोर दिया कि यह कानून पूरी तरह से जरूरी था और इसे बदला नहीं जा सकता। ये झगड़ा देखते हुए यूजीन के दिमाग में पिछली तस्वीरें उभरी। उसने उस वक्त को याद किया जब उसने गैल्फ्रेडिक को हकीकत बताई थी, अपने इंसानी फितूर की कुर्बानी, आने वाले खतरे और जिंदा रहने की बड़ी कीमत। यूजीन को वो गहरा फिक्र याद आया कि कहीं उसने अपने दोस्त को उसकी खुली इजाजत के बगैर जिंदा करके कोई गलती तो नहीं कर दी थी। गैल्फ्रेडिक के पास इनकार करने, पूरी तरह से चले जाने या मातहत बनने से मना करने का ऑप्शन था। इसके बजाय गैल्फ्रेडिक ने फौरन ही इस बदलाव के हर पहलू को अपनाया था। उसने यूजीन को उसके मौजूदा वजूद के लिए नहीं, बल्कि उसकी असल जात के लिए चाहा और सिर्फ उसके करीब रहने से खुश था। वो याद गायब हो गई और यूजीन को मौजूदा वक्त में वापस ले आई, जहां गैल्फ्रेडिक अब भी नाम के प्रोटोकॉल पर नाराजगी निकाल रहा था। यूजीन हल्के से मुस्कुराया, मजाक में सोच रहा था कि क्या खामोशी वापस लाने के लिए मातहत को चुप करा देना जरूरी होगा। अचानक गैल्फ्रेडिक को एक जरूरी बात याद आई और उसने पूछा कि वो सुनहरे बालों वाला आदमी और काले बालों वाला आदमी कौन थे। यूजीन ने बताया कि वो पहले ही उन्हें एक मसले को चुपके से सुलझाने के लिए गुप्त निर्देश दे चुका था। उसने सोचा कि क्या वो मेरी जाती दखल अंदाजी के बगैर कामयाब हो गए होंगे। माहौल फिर बदलता है जब मोनास्ट्री से लॉर्ड यूजीन को भेजा गया शुक्रिया अदा करने वाला एक सरकारी पैगाम पेश किया जाता है। लॉर्ड जेबिन ने इस खत में बताया कि यूजीन के सही वक्त पर शामिल होने से उस पाक जगह के अंदर चल रहे एक गद्दार और गैर मजहबी गिरोह का पर्दाफाश हुआ और वो खत्म हो गया।
अगली जांच में पता चला कि कुछ खास टेम्पलर्स छिपकर हाफ डेमोनिक मैजिकल स्टोन्स का इस्तेमाल जमीन के नीचे के ठिकानों को लूटने के लिए कर रहे थे। इस तरह वो अपने मना किए गए दायरे को बढ़ा रहे थे, जबकि दिखावा कर रहे थे कि वो मजहबी फर्ज पूरे कर रहे हैं। यूजीन ने पहले ही इन गड़बड़ों को पहचान लिया था और गुनहगारों को पकड़ने के लिए किराए के योद्धा यानी वॉरियर्स भेजे थे। उसका तर्क ये था कि टेम्पलार्स को सिर्फ खुदाई हुक्म के तहत काम करना चाहिए, इसलिए मजदूरी और दबाव की मुहिम में उनकी खुद की मर्जी से दी गई सेवा बहुत शक के घेरे में थी, खासकर जब पूरे इलाके में आने वाली तबाही की परेशान करने वाली खबरें चल रही थी। लॉर्ड जेबिन बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई भी जन्नती हुक्म ऐसे काम को मंजूरी दे सकता है। अपने जज्बाती हालात को संभालने के बाद लॉर्ड जेबिन ने बताया कि लगरांज मोनास्ट्री को एवरग्रो खानदान की हिमायत हासिल थी और उसका इतिहास शानदार मजहबी पाबंदी का रहा है। अगर ये गैर मजहबी गिरोह छिपा रहता तो खानदान की इज्जत को कभी ना ठीक होने वाला बदनाम होना पड़ता। खानदान के एहसास को जाहिर करते हुए लॉर्ड जेबिन ने गहरा शुक्रिया अदा किया और देखा कि यूजीन की शोहरत और इज्जत पूरे इलाके में काफी बढ़ गई थी। उसने यूजीन से गुजारिश की कि वो ये तारीफें कबूल करें जो उन्हें दी जा रही हैं। यूजीन ने शांति और बेरुखी से जवाब दिया, सिर्फ ये कहा कि वो मदद करके खुश है और फिर जाने की तैयारी करने लगा। जब यूजीन जा रहा था, लॉर्ड जेबिन ने गैल्फ्रेडिक के महफूज वापस आने पर मुबारकबाद दी और दिल से सुकून जाहिर किया कि यूजीन का करीबी साथी सही सलामत बच गया है। फिर भी उनके संजीदा चेहरे के पीछे लॉर्ड जेबिन की थकान और अंदर की तकलीफ साथ दिख रही थी। सीन एक जिंदा दिल शराब खाने में बदलता है, जहां किराए के सिपाही गैल्फ्रेडिक के वापस आने का जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे। पहले जो परेशान करने वाली अफवाहें फैली थीं, उनकी वजह से बहुत लोगों ने मान लिया था कि वो जिंदा वापस नहीं आएगा। गैल्फ्रेडिक ने वफादार लोगों का शुक्रिया किया और अपने बचने और पूरे तरह वापस आने का सबब अपने मालिक की सही वक्त पर दखलंदाजी को बताया। जमा हुए लोगों को उस नए लक़ब का आमतौर पर इस्तेमाल करने के तरीके को अपनाने में मुश्किल हो रही थी। जब यूजीन उस मजलिस में पहुंचा तो किराए के कुछ सिपाहियों ने उसकी सेवा में शामिल होने की अपनी बेताबी जाहिर की। उसके फौरन और सख्त इनकार से उनमें साफ मायूसी दिखी। गैल्फ्रेडिक इस दौरान खूब शराब पी रहा था, लेकिन अचानक उसे उसका जायका घिन आने लगा। इस एहसास से फौरन समझ आया, उसकी हिस्सियत पूरी तरह बदल चुकी थी, जो एक शिकारी वैम्पिरिक पैलेट के उभरने की तस्दीक करता था। गैल्फ्रेडिक की आंखों के रंग में तब्दीली देखकर लबान ने पूछा कि क्या जमीन के नीचे की भूल भुलैया में कोई खास वाकया हुआ था। लबान की तेज समझ को मजेदार पाते हुए गैल्फ्रेडिक ने उस अधीनस्थ की तारीफ की कि उसने क्लॉइस्टर में घुसपैठ के दौरान निर्देशों का बेहतरीन तरीके से पालन किया और उस काम को इतनी सफाई से अंजाम देने पर बात की। उसने फिर जोर से कहा कि क्या पाठक ने अपने जाती शामिल होने की अहमियत को ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया होगा। इस बात ने मजलिस में जोर से हंसी छोड़ दी। लबान ने डंके की चोट पर खुद को एक जायज मसनरी बताया और सही इज्जत की मांग की, जिस मांग ने उनकी हंसी को और बढ़ा दिया। पाठक ने बीच में टोकते हुए मोनास्ट्री के पीछे की सच्चाई की यूजीन की पूरी जांच पर हैरानी जाहिर की और यह भी कहा कि आखिरी पैगाम के आने से लॉर्ड जेबिन साफ तौर पर घबरा गए थे। इस तबसरे ने यूजीन की जानने की इच्छा को जगाया और उसने सोचा कि क्या ये शुक्रिया अदा करना सच्ची तारीफ थी या फिर लुगेट्रिस सिर्फ एक ऐसा गुनहगार था जिसे आसानी से निकाला जा सकता था। यूजीन ने वजाहत की कि उसकी प्लानिंग बहुत एहतियात से की गई थी, ये यकीनी बनाने के लिए कि ऑपरेशन का दायरा सिर्फ लुगेट्रिस पर मरकूज रहे। उसका हुक्म था कि उसके अधीनस्थ सिर्फ बदनाम हुए टेम्पलार गिरोह से सामान जब्त करें, जबकि मुख्य एबट को कोई नुकसान न पहुंचे। इस चौकसी ने एवरग्रो खानदान की शोहरत को बचाना यकीनी बनाया। अगर पूरी जगह को लूट लिया जाता तो जिम्मेदारी का पूरा बोझ यूजीन पर आ जाता। एक शख्स को निशाना बनाने से उसके बाद की सरकारी प्रतिक्रिया सिर्फ लॉर्ड जेबिन के जरिए आई। इसके बाद यूजीन ने पाठक को चेतावनी दी कि आने वाले हंगामे को देखते हुए सुबह होने से पहले एवरग्रो इलाके से फौरन और चुपचाप निकलना जरूरी है। माहौल फिर एक जंगल के रास्ते पर बदला, जहां एक टोली घने दरख्तों के नीचे तेजी से सफर कर रही थी। मरकज में एक प्रभावशाली चादर ओढ़ा हुआ शख्स था जो एक मजबूत गहरी काली रंग के घोड़े पर सवार था। कुछ देर बाद ये टोली खुद शिकार बन गई। लबान ने एक गंभीर चेतावनी दी, वो घिर चुके थे। पीछा करने वालों में से एक नाइट ने उस चादरपोश घोड़े सवार को देखा और यह तय किया कि उसकी शक्ल सूरत यूजीन की जानी पहचानी प्रोफाइल से मिलती है। हालांकि लुगेट्रिस एक माना हुआ गुनहगार था, वो पहले लॉर्ड जेबिन की हिमायत में एक पसंद किया जाने वाला इलाकाई नाइट था। चूंकि गैल्फ्रेडिक ने उसे मार दिया था, इसलिए लॉर्ड जेबिन की जाती इंसाफ करने की ताकत को बाईपास कर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी शोहरत पर गहरा अपमान हुआ। वो नाइट ये यकीन करते हुए कि इस अपमान का बदला लेना उसका फर्ज है, यूजीन को चोट पहुंचाने का फैसला किया। उसका यकीन फौरन हवा हो गया जब सवार ने पलटा और उसकी जगह पाठक की पहचान जाहिर हुई। उसी सही वक्त पर हमला करने वाला खुद फंस चुका था।
यूजीन एक गैरफितरी रफ्तार से नाइट के पीछे जाहिर हुआ और एक ठीक वार से उसका सर काट दिया। शिकार के बाकी हिस्से किसी भी देखने वाले के समझने से पहले गिर गए। यूजीन ने एक हुक्म दिया जिससे हरकत को एक पल के लिए रोकने का इशारा मिला। हमला करने वाले किस्मत के इस अजीब उल्टाव से हैरान हो गए। पास खड़ी एक गाड़ी को ढकने वाली ट्रिपाल तेजी से हटाई गई, जिसमें माल नहीं बल्कि किराए के सिपाहियों का एक मजबूत गिरोह छुपा हुआ था। हमला करने वालों को डर ने पकड़ लिया जब पीछे से एक दूसरा जुलूस जाहिर हुआ जिसे गैल्फ्रेड लीड कर रहा था, जिसका आना साफ तौर पर इख्तियार और भरोसा दिखा रहा था। नाइट्स को तेजी से दबा दिया गया और हिरासत में ले लिया गया। अपने घोड़े से उतरते हुए गैल्फ्रेडिक ने यूजीन की टैक्टिकल समझ की तारीफ की और देखा कि उसके घोड़े पर लड़ने की महारत में काफी सुधार आया था। उसने शुरू में यूजीन की इस नई ताकत का जरिया सोचा, लेकिन आखिर में यह नतीजा निकाला कि यह महारत सीधे तौर पर मिल गई थी। यूजीन का खून गैल्फ्रेडिक के सिस्टम में जाते ही गैल्फ्रेडिक ने 10 सालों में जो भी काबिलियत और जमा किए हुए इल्म को यूजीन में एक ही वक्त पर ट्रांसफर कर दिया था। साथ ही यूजीन को एक हल्का अकोस्टिक सिग्नल महसूस हुआ, एक नर्म घोषणा कि अब उस खानदान के सभी लोग उनके मालिक के फर्जमंद हैं। यूजीन ने थोड़ी देर सोचा कि क्या ये सुनाई देने वाला असर दिमागी फरेब था या शायद सुपरनैचुरल असर, लेकिन उसके ख्यालों को एक हिरासत में लिए गए नाइट की तेज निंदाओं ने तोड़ दिया। कैद शख्स ने गैल्फ्रेडिक को एहसान फरामोश कहा, जिसने अपनी इलाकाती नियुक्ति की शोहरत बर्बाद कर दी थी और फिर अपनी कमियों का इल्जाम एक पहले से मरे हुए आदमी पर डाल दिया था। यूजीन का सब्र तेजी से खत्म हो गया, जिसकी वजह से उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसका इरादा था कि सबको मारकर सिर्फ एक को छोड़कर एक मिसाल पेश करे। गैल्फ्रेडिक ने बीच बचाव किया, ये तजवीज़ देते हुए कि कैदियों को इसके बजाय जिंदा रखा जाए और जंग के कैदियों की तरह पेश आया जाए। यूजीन ने इस तर्क पर सवाल किया, लेकिन गैल्फ्रेडिक ने जवाब दिया कि बहादुर दुश्मनों को इज्जत देना, चाहे वो किसी भी तरफ के हों, एक पुरानी रिवायत है। और सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उनकी रिहाई के लिए फिरौती मिलने से काफ़ी ज़्यादा माली फ़ायदा होने वाला था। अपने शक के बावजूद यूजीन मान गया, ये फैसला करते हुए कि उन्हें जान से मारे बगैर नाकारा बना देना एक काबिले कबूल समझौता था। जल्दी ही वो जंगल नाइट्स की चीखों से गूंज उठा, क्योंकि उन्हें सख्त सज़ा दी जा रही थी, लेकिन उनकी जान बचाई गई थी। उसके बाद वही नाइट्स बहुत ज़्यादा चोट, दांत टूटे हुए और आम सूजन के साथ दिखे। फिर भी वो काफ़ी हद तक शांत लग रहे थे और अपनी मौजूदा हालात को कैद किए गए दुश्मनों के लिए हैरत अंगेज तौर पर नर्म मान रहे थे। कैदियों को ले जाते वक्त प्रचाला मुस्कुराते हुए बाहर आई और यूजीन को यकीन दिलाया कि इस लेवल पर रहने की जगह का खर्च माली तौर पर संभालने लायक था। उस इमारत के बाहर यूजीन ने प्रचाला को बताया कि लॉर्ड जेबिन से जरूरी हर्जाने की रकम जल्द ही आने की उम्मीद है। वो हैरान हो गई और पूछा कि क्या लॉर्ड जेबिन वाकई एवरग्रू खानदान में इतना बड़ा असर रखते हैं। यूजीन ने उसकी चिंता को टाल दिया और तस्दीक की कि इलाकाती नाइट्स की फिरौती की बातचीत में काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। उसने अपना खराब हुआ सूट ऑफ आर्मर प्रचाला को ठीक करने के लिए दे दिया और तबसरा किया कि इसकी मजबूती के दावों के खिलाफ ये बिना वजह इतनी आसानी से छिड़ गया था। प्रचाला ने मौजूदा सूट के बचाव को बढ़ाने का वादा किया और गैल्फ्रेडिक के लिए एक नया सेट बनाने पर भी सहमत हो गई। गैल्फ्रेडिक ने गहरी खुशी दिखाई। वो बहुत ज्यादा खुश था कि उसके ओवरलॉर्ड उसकी अहमियत को समझते हैं। यूजीन ने सोचा कि क्योंकि गैल्फ्रेडिक अब उसके साथ है तो उसकी बाहरी पेशकश भी उसके रैंक के मुताबिक होनी चाहिए। प्रचाला ने भी इसी तरह की संतुष्टि दिखाई। वो अपने कैरेक्टर को समझने की सलाहियत पर काफी यकीन करती थी। गैल्फ्रेडिक जैसी शोहरत वाले शख्स की वफादारी हासिल करना इस बात पर उसके यकीन को और पक्का करता था कि यूजीन बुनियादी तौर पर बड़े कामों के लिए बना है। जिस तरह से यूजीन लगातार दौलत और अनमोल साधन ला रहा था, उसके सामने नए आर्मर पर होने वाला खर्चा न के बराबर था। उनके अलग होने से पहले प्रचाला ने यूजीन से उसके अगले मिशन के बारे में पूछा। उसने कहा कि उसका बुनियादी काम अब ज्यादा मुश्किल वाले जमीन के नीचे के इलाकों में जाना होगा। प्रचाला ने उसे ये याद दिलाया कि बड़े मकसद के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और उसने एक बहुत ही फायदेमंद शर्त लगाने वाला काम सजेस्ट किया और पूछा कि क्या वो उसे करना पसंद करेगा।